जनतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो जितना सत्ता पक्ष जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी विपक्ष है। और आज की तारीख में हम जो देखते हैं कि विपक्ष के नाम पर तो कांग्रेस ही है पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर। और कांग्रेस से ही अधिसंख्य संख्या में आज की तारीख में भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें या अपने संसद को देखें, विधानसभाओं को देखें, तो पूर्व कांग्रेसियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उसमें से ये जो भी स्थिति परिस्थिति है आज, इस जनतंत्र को सुरक्षित रखने की निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के भी कंधों पर है। और कांग्रेस से ही निकल करके ये जितने लोग कांग्रेस से निकल करके या विपक्षी दलों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो वहां का जो मूल कैडर है उसको धकिया के किनारे कर दिए हैं। उनके यहाँ का भी जो आदर्शवादी मूल कैडर है उसको धकिया के किनारे करके, और ये लोग खुद ये इस आक्रामकता के साथ सामने आए हैं। आप जैसे सीधे सीधे हम देखें, हेमंत विश्व शर्मा एक छोटे से प्रांत का, अपने प्रांत को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने प्रांत का इतना बड़ा प्रांत सिमट करके इतना छोटा सा हो गया, और उसके सीमा बॉर्डर जो मेघालय से अपना रोज झगड़ा कर रहे हैं, अपना नागालैंड से रोज झगड़ा कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से रोज झगड़ा कर रहे हैं। अपने यहाँ तो नहीं निपटा रहे हैं, लेकिन साहब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर लेकर के, वो भी बुलडोजर बाबा के नक्शे कदम पर देश का पूरा भ्रमण कर रहे हैं। आज वो भी वो जो आइकॉन हो गए हैं भाजपा के और उनके। तो इन सारी स्थिति परिस्थिति में, और खास करके जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू की है भारत को जोड़ने की, इन सारे संदर्भों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अभियान ये जनतंत्र को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त है? इसमें हाँ, इसमें आपने कई सवाल खड़े किए। एक तो बुलडोजर संस्कृति को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, और फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी और राहुल जी की जो भारत जोड़ो पदयात्रा उसको लेकर के। दरअसल जब सत्ता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति तानाशाह हो जाता है, और इस देश में, जिस देश की बुनियाद ही 3 पिलर्स पे है, आज वो किस तरह से किंकृत विमूढ़ है, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, हमारी न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, और साथ ही साथ चौथा स्तंभ हम जिसको मानते हैं मीडिया, जिसको हम निष्पक्ष मानते हैं, वो कहीं भी तमाम घटनाओं को हम देख लें पिछले 8 सालों में, धीरे धीरे वो एक पक्षी होता चला गया। सवाल जिस मीडिया को क्योंकि सवाल तो सत्ता से होंगे, लेकिन उस मीडिया ने जनतंत्र में एक ऐसा मायाजाल फैला दिया। मायाजाल इसलिए कह रहा हूं कि जनता के बीच में भी इस सारी चीजों की जिम्मेदार जैसे लगती विपक्ष है। सवाल विपक्ष से होते हैं। जो इस देश का मुख्य मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक कहें या प्रिंट कहें, वो सवालों की जंजावत विपक्ष से होता है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। सत्ता से सवाल नहीं, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं, और जिसकी जिम्मेदारी है अब चूंकि आपने शुरुआत की, बुलडोजर से हम चलते हैं। अभी मथुरा के घटना में पढ़ रहा था, क्योंकि मामला न्यायालय से भी है इसमें, और शुरुआत हमने बुलडोजर संस्कृति की गुवाहाटी हाईकोर्ट से की। तो मथुरा में थाने से 600 किलो गांजा जो अवैध था, वो गांजा गायब हो गया। अब न्यायालय में उत्तर प्रदेश पुलिस के सक्षम अधिकारी जवाब क्या दे रहे हैं कि साहब वो जो गांजा था गायब नहीं हुआ, थाने में चूहा खा गया। अब 600 किलो अवैध गांजा बाबा जी की सरकार में चूहा खा जा रहा है। अब बताइए, न्यायालय में कहा जा रहा है बेचारे चूहे को कौन सी सजा दी जाएगी, उसका तो घर भी नहीं कि बुलडोजर कहां चलाएंगे, हो सकता है थाना गिर जाए। दूसरी तरफ आपने सही कहा कि कांग्रेस से निकले हुए आइकॉन बने हुए हैं आसाम के मुख्यमंत्री। 70 सालों में हमने नहीं देखा कि एक ही दल की सरकार 2 राज्यों में हो और दोनों राज्यों में सीमा पे झगड़े चल रहे हो। मुझे तो नहीं
जानकारी हो सकता है आप सब बता दीजिएगा कि मेघालय में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और असम में भी, और हुजूर गुजरात में जाके कहते हैं कि राहुल गांधी जी का चेहरा सद्दाम हुसैन से मिलता है। और मेघालय और असम में जिस तरह से वार चल रहे हैं, बचपन में हम लोगों ने देखा था कि ईरान और इराक के युद्ध हमेशा चलते रहते थे, तो अब यह तय करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि सद्दाम हुसैन के कुकृत्य से प्रभावित कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा है कि आसाम के ये आइकॉन जो गुजरात में टहल रहे हैं मिस्टर शर्मा जी हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी। तो ये चीजें, क्योंकि आज यहां से बात को मैं इसलिए कर रहा था, थोड़ा सा माहौल को चेंज करना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माहौल पूरे देश में बनाती जा रही है तानाशाही से और अपनी गलतियों को पर्दा डालते हुए, मोरबी की घटना होती है, न्यायालय ने क्या कहा कि कैसे आपने बगैर टेंडर के दे दिया 15 साल के लिए कंपनी को, उस पर कोई जवाब नहीं है। तो आज कांग्रेस, मैं मानता हूं कि हर विपक्षी दल की भूमिका है अपने अपने राज्यों में, जहां पे है सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन इस देश के उस जनतंत्र को भी, जिस जनतंत्र को झूठ दिखा करके और उससे बहका करके फुसला करके वोट लिया गया था, अच्छे दिनों के वादा दिला करके, प्रबल भाई ने एक बात सही कही कि 12 साल पहले जो आंदोलन शुरू हुआ और झूठ बोल करके वो 2G स्पेक्ट्रम में बताया गया साहब इतने जीरो होंगे कि आप लगाना भूल जाएंगे कितनी संख्या का भ्रष्टाचार हुआ। क्या हुआ? आरोप लगे और मंत्रियों को अपने पद भी छोड़ना पड़ा और तिहाड़ की हवा भी खानी पड़ी। कोल ब्लॉक का घोटाला हुआ, सारी चीजें आप देखिए आती गई, यहां तक कि कोर्ट में भी कैग विनोद राय खड़े होकर के सीधे कहते हैं, वहां पे क्षमा तक मांगते, माफी तक मांगते हैं। तो जनता के बीच में, पब्लिक डोमेन में सारी बातें जा रही हैं। अब जिम्मेदारी जो आपने कही कि कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ जिन भी विपक्षी दलों की जिन राज्यों में जितना प्रभाव है, वो भी कम से कम जनता को इन सब सवालों के जवाब से जोड़े, क्योंकि लड़ाई केवल कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी। मैं बहुत बेबाकी से आपसे कह रहा हूं, हां, लेकिन कांग्रेस अगर मुखिया बन रही है पूरे देश की, और पूरे देश का विपक्षी दल भी, जो क्षेत्रीय दल भी, वो भी देख रहे हैं, तो हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों में भी करना पड़ेगा जनता को जागृत करने के लिए। राहुल जी की पदयात्रा, लगातार हम कहते आ रहे हैं कि साहब ये कोई चुनावी जीताऊ यात्रा नहीं है, क्योंकि इस देश में चुनाव देखें तो हर वर्ष होते रहते हैं, हर 4 महीने पे 6 महीने पे किसी राज्य में चुनाव है, उपचुनाव है, विधानसभा का है, लोकसभा का है, या सीधा चुनाव है। तो चुनावी यात्रा तो है नहीं। और जिस चीज को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि हम देश को जोड़ने की यात्रा, किस बात पे? नफरत पे जो राजनीति चल रही है, तानाशाही की जो राजनीति चल रही है, और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे ठीक है, पहले भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बेरोजगारी है, महंगाई का आलम यह है कि इस देश की वित्त मंत्री कहती हैं कि साहब डॉलर मजबूत हो रहा है लेकिन रुपया नहीं गिर रहा है। ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री की इज्जत तौला करते थे। तो इस तरह की बेशर्मी जो चल रही है, इस पे लेकर के राहुल गांधी जी लगातार इस बात पे कह रहे हैं कि जनता को जागृत करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। हम बार बार इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस से प्रभावित है, संघ से, विचारधारा से प्रभावित है, ये कतई हिंदुस्तान के संविधान को स्वीकार नहीं करती, और अगला हमला देश के तमाम विपक्षी दलों के साथ, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ, हर व्यक्ति को अगर हम जोड़ने में आगे नहीं आए, तो अगला हमला हिंदुस्तान के उस संविधान पे है जिसको आरएसएस ने पहले ही मानने से मना कर दिया था। और उसका एक, मुझे लगता है कि एक कार्ड खेलने का प्रयास 2023 में शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जो उनके लक्ष्य हैं, राम मंदिर के निर्माण की घोषणा, और राम मंदिर के निर्माण की घोषणा के साथ साथ जो सूत्रों से खबरें मिलती हैं कि प्रधानमंत्री
वाराणसी से चुनाव न लड़ करके अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। घोषणा कथित रामराज की होगी और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की होगी, क्योंकि जिस तरह से हम सबने कहा कि तानाशाही इस देश में आ चुकी है, बहुतों को स्पष्ट दिख रही है, बहुतों को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं पा रहे। कहने के जितने प्लेटफॉर्म थे, जी न्यायालय तो थोड़ा सा शुरू हुआ, चंद्रचूड़ जी के आने पे हुआ है। जी क्या जस्टिस लोया को कोई भूल सकता है? जी क्या जस्टिस लोया का प्रकरण, क्या आज अगर हिम्मत है इस देश की न्याय प्रक्रिया में, तो मैं फिर कहता हूं कि उस प्रकरण को फिर से उभारा जाए, फिर से उस जांच को फिर से शुरू कराई जाए। तो ये सारी चीजें तमाम है, संजीव भट्ट का मामला है, इस सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस के साथ साथ इस देश के जनतंत्र को मजबूत करने की, जनता को सही जानकारी देने की जिम्मेदारी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों की आज आन पड़ती है, नहीं तो ये जी देश बचेगा नहीं। बस इतना ही कहना। जी संजीव जी, हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। हम चाहेंगे अमित श्रीवास्तव जी इन सारे संदर्भों को, और खास करके थोड़ी बहुत उम्मीद अभी अगर बची है जनतंत्र को के उसके रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, तो न्यायपालिका पर अभी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है। अपना रह रह के दीपक वहां भी टिमटिमा रहा है। आप इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं? हाँ और नहीं, उसका समाधान क्या जो निकालें? जी 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 सबसे पहले कि जो भी वक्ता हैं और मैं सारी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि सिंह साहब ने, संजीव जी ने बड़ी एक्सप्लेन किया हर चीज़ को और हर एक चीज़ पर रखा। प्रताप जी भी हैं, प्रबल जी हैं और सिंह साहब हैं। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि देखिए, आज का दौर जो है वो जुडिशरी की तरफ देख रहा है और जनता इस देश की जुडिशरी की तरफ देख रही है कि कम से कम वहां से कुछ ऐसा ऑर्डर, जजमेंट निकले जो कि समाज में सबको इक्वलिटी की बात बताई जाए या दिखाई जाए। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रेजेंट हुकूमत है, वो बेसिकली ये हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानती तो इस तरीके की जो पिछले हम देखें 14 से अब तक, मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हो हमारे प्रधान सेवक ने। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया से बात नहीं। अब जो जो बेसिकली जो रवीश जी बोलते हैं, जो गोदी मीडिया है खासतौर पर, वो उनके गुणगान गा रही है और तमाम चीजें, लच्छेदार बातें चल रही हैं और वो सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। और खासतौर पर मैं समझता हूं कि आज ये दौर आ गया है कि जनता समझ रही है, लोगों को पता है, ये छुपा नहीं है कि महंगाई कितनी हो रही है, ये छुपा नहीं है कि स्कूल में बच्चों की फीस कितनी महंगी हो गई है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि सरकार की जिम्मेदारियां हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी महंगी हो गई है, ये बेसिक चीजें, इस पर मुझे लगता है कि जनता समझ रही है। और इस पर आने वाले समय में जिस तरीके से, कितने समय तक हम बरगला सकते हैं, कितने समय तक हम किसी को इधर उधर कर सकते हैं। सवाल यह है कि मुद्दे की बात की जानी चाहिए। आज सरकार जो काम कर रही है वो बेसिकली टारगेट करके प्लान में कर रही है, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये जो बुलडोजर की राजनीति है, ये चुनाव के स्टंट है एक तरीके का, और ये चुनाव में प्रचलित करा गया, प्रचार प्रसार किया गया इसका, तो वो हमारी देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो भी विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, कम से कम इस बात का पुरजोर विरोध करें कि ये जो प्रक्रिया है, ये हमारे खासतौर पर डेमोक्रेसी के, हमारे संविधान के बिल्कुल अलग है। इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। जी जी निश्चित रूप से संपर्क सत्ता तो यहाँ के नागरिकों के हाथ में है, और नागरिक ही ये निर्धारण करते हैं अपने कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और विधायिका का, सबका। और वहीं से ये सारी चीजें जो घोल करके रख दी गई हैं कि नहीं, नागरिक ने अगर अपना ये प्रतिनिधि चुन लिया, ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारे यहाँ बना हुआ है कि अगर प्रतिनिधि चुन लिया तो प्रतिनिधि तो राजा है, सर्वे सर्वा होगा, वो जो चाहेगा सो करेगा। और यही कारण है कि ये लोग उस जनतंत्र का अपने हितों में उपयोग करके और इस जनतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा अपहरण करके, और ये जो एक फिलॉसफी इनकी हो गई है कि जीतेगा चाहे जो, सरकार तो हमारी ही बनेगी, हम ही से बनेगी, हमारा ही बनेगा। और इसमें न्यायपालिका को भी जिस बुरी तरीके से ये लोग
उस पर कब्जा करने का, काबिज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका है कि अपने अस्तित्व का बोध बीच-बीच में करा ही रही है और यही कारण है कि यह जो इनका नई संस्कृति निकल के, तानाशाही का जो नया स्वरूप निकल कर के आया है, बुलडोजर ये संस्कृति, बुलडोजर राज, बुलडोजर न्याय, उसको भी अभी जनता के बीच में उस तरीके से इसके खिलाफ नफरत का भाव नहीं बना हुआ है। आज की तारीख में भी ये लोग हीरो बने हैं और अगर हीरो न रहते तो खुलेआम लेकर के सड़कों पर प्रचार करके अपना करने निकल रहे हैं। मंत्री लोग, इनके मुख्यमंत्री लोग बुलडोजर पर बैठ करके अपना निकल रहे हैं और अपना नाम रख दिए बुलडोजर बाबा। तो यह तो जो हिटलर महोदय कर रहे थे या तानाशाह लोग जिस तरीके से अपना महिमा मंडन करवाते हैं, तानाशाही को सामने रख करके करवाते हैं, ये तो उसी का प्रतिरूप दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि पूरे देश की जनता को जागृत होना होगा और सारे के सारी जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को जारी होगा अपना होगा। जो भी लोग संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान से उम्मीद रखते हैं, न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं और इस तरीके की विधायिका चाहते हैं कि उसमें जनता के हितों की बात हो, जनता के हितों का निर्णय हो या जो भी कानून बन रहा हो सदन में उस पर चर्चा हो, कम से कम उस पर चर्चा न हो, वह चर्चा तो देश के पैमाने पर होनी चाहिए, नागरिकों के बीच होनी चाहिए। लेकिन क्या विडंबना है कि हमारे विधायिका में भी चर्चा नहीं होती है और कानून आते हैं और एक साथ बंच पारित हो जाते हैं और जिनको टालना होता है तो उस पर साहब जनता की राय ली जाती है। तो इस तरीके से आज कि हमारी चर्चा का आज समय भी समाप्त हो चुका है और हम आप सारे लोगों के आभारी हैं। अब हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है, अपने बहुजन संवाद का प्रयास है, जनता के बीच अपनी बातों को रखने का, जनता को शिक्षित करने का, जनता को प्रशिक्षित करने का। और हम सारे लोगों से निवेदन है कि इस समय देश वाकई संकट में है। नफरत का माहौल जो पूरे देश में बनाया जा रहा है और संविधान को सीधे सीधे वो जो सो फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया है और वो अंतिम सांस उसकी गिनी जा रही है कि कब कैसे उसमें से उस संविधान में से जनतंत्र शब्द को खींच के बाहर कर दिया जाए, समाजवाद शब्द को खींच के बाहर कर दिया जाए, पंथ निरपेक्षता शब्द को खींच के बाहर कर दिया जाए और ऐसे सारी विधाओं को, ऐसे सारे कानूनों को, ऐसे सारी धाराओं को वहां से नष्ट नाबूद कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, जो इनके बुलडोजर संस्कृति या इनके तानाशाही संस्कृति या इनका जो इतने दिनों से सांप्रदायिक जो इनका एजेंडा चल रहा है उस एजेंडा में जो भी बाधक बन रहा है उस सब को हटा दिया जाए। तो इसके खिलाफ जनता को निकलना पड़ेगा और देश के पैमाने पर आज की तारीख में नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फुटकर कबीर से बुद्ध तक की यात्रा हो या जितनी भी यात्राएं फुटकर तरीके से निकल रही हैं, हम उन सारी यात्राओं के साथ अपनी गहरी संवेदना के साथ हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हमारा प्रयास है कि देश में जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान में आस्था को उसको मजबूत करने के लिए हम सारे लोग साथ रहें। आप सारे साथियों का